औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आप लोगों का चैप्टर नंबर 18 के कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग थे, बचे हुए थे। तो चैप्टर थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है बस। तो चलें उसको मज़ीद आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं पूरे चैप्टर की ही एक दफ़ा आप लोगों को क्या करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि जो है ना आप लोगों के लिए आसानी रहे तैयार करने में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो हमारे पास दो नाम आ रहे हैं इस चैप्टर के, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। अब आपको पता है कि एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। अब हमने अगर फिजिक्स की जिस ब्रांच में जस्ट हमने एटॉमिक को एटॉमिक को डिस्कस किया, एटम को डिस्कस किया, तो एज ए होल अगर हम क्या करते हैं, एटम को स्टडी करते हैं, एटम को देखते हैं, तो हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स है। मतलब एटॉमिक एटम के स्ट्रक्चर को देखना है हमने एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, एटम की प्रॉपर्टीज को देखना है हमने एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। लेकिन अगर हम देखते हैं न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी, अब एटम के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस, जिसको रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। अब हमने अगर न्यूक्लियस को स्टडी करना है तो फिर हमने किस में चले जाना है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर चला जाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो एक दफा रिपीट कर देता हूँ। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ properties and structure of atoms is called atomic physics, and the branch of physics in which we deal with the study of properties of nucleus, also structure of nucleus, is called nuclear physics. अब यहाँ एक दफा रीडिंग कर लेते हैं। साइंटिस्ट वर ऑलवेज इंटरेस्टेड नो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। वो कहता है साइंसदान हमेशा चाहते थे कि हमें मैटर का कुछ छोटे से छोटा हिस्सा जो है, छोटा से छोटा पार्टिकल जो होता है, स्मॉलेस्ट जो टुकड़ा है छोटा सा, वो मिले, उसको जानना चाहते थे। तो ग्रीक फिलासफर, एक यूनानी फिलासफर था डिमोक्रिटस, जिसने 585 बीसी, बीसी मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियंस बर्थ, postulated that मैटर इज बिल्ट फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल। उसने ये बताया हमारे पास ये जो एक मैटर है, ये किस चीज से बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हमने एटम का नाम दिया। मैटर इज बिल्ट फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल, किस चीज से बना मैटर, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हमने किसका नाम दिया, एटम का नाम दिया है। द एटम मीन इनडिविजिबल। अब एटम का क्या मतलब होता है, इनडिविजिबल। वो कहता है कि अगर यूनानी जुबान में एटम की ट्रांसलेशन मीनिंग की तरफ हम चले, तो इसका मीनिंग जो होता है वो होता है इनडिविजिबल। अब इनडिविजिबल का क्या मतलब है कि ऐसी चीज, ऐसा पार्टिकल जिसको मजीद हम क्या करें, डिवाइड ना कर सकें, उस पार्टिकल को हम एटम का नाम दे सकते हैं। क्लियर। अब देखें रदरफोर्ड ने, किसने, रदरफोर्ड ने 1911 में डिस्कवर किया एटम है सेंट्रल पार्ट। एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट भी होता है जिसको हम न्यूक्लियस का नाम दे। ये न्यूक्लियस की डेफिनेशन है। वैसे न्यूक्लियस के नीचे जो है ना एक अच्छी डेफिनेशन है कि वो कर लेना, एटम की डिफाइन यही कर ले, हम लोग तैयार कर। इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक लिखे हुए हैं, हमने रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करनी है, हाफ लाइफ को डिस्कस करना है, ठीक है, इस न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन को हमने डिस्कस करना है। उसके बाद देखें ये साइड इंफॉर्मेशन है, साइड बॉक्स इंफॉर्मेशन, इसको कर लेते हैं एक दफा, ठीक। द वर्ड एटम इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, किससे, ग्रीक वर्ड एटोमास से हमने क्या किया, इसको डिस्कवर किया। ये एटोमास से हमने इसको डिस्कवर किया, जिसका मीनिंग क्या था, इंडिविजिबल, ठीक है। मतलब एटोमास एक यूनानी जुबान का वर्ड है, उससे हमने एटम को ड्राइव किया है, जिसका मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल होता है। और वो नीचे, वो ये नीचे आप लोग एक दफा रीड कर लें। वो कहता है कि हमारे पास जो है अब छोटे से छोटे पार्टिकल भी एटम के अंदर मौजूद हैं। उस वक्त था कि एटम जो है ना एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है, उसको इसलिए हमने एटम का नाम ही इसलिए दिया कि ये बहुत छोटा पार्टिकल जिसको दोबारा डिवाइड ना किया जा सकते, उसको हमने क्या कर दिया, एटम का नाम दे दिया। ये नीचे पढ़ लें। वो कहता है अब तक जो है ना प्रोटॉन इसमें, न्यूट्रॉन इसमें और इलेक्ट्रॉन, ये सारे पार्टिकल क्या हुए इसमें अब तक आ चुके हैं, मतलब डिस्कवर हो चुके हैं। हमने सारी चीजें क्या कर ली हैं, दोबारा डिस्कवर कर ली हैं। पहले हमारे पास क्या था, एक एटम ही था। आगे चलें, हमारे पास देखें एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस को अगर हम स्टडी करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रदरफोर्ड ने क्या चीज डिस्कवर की, पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर किया। किस चीज के अंदर, एटम के अंदर। क्या डिस्कवर किया, एक पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर किया, किसके अंदर, एटम के अंदर, इसके अंदर। ये देखें किसके अंदर, एटम के अंदर, ठीक है। जो
एक छोटी सी जगह पर मौजूद था, ये सर्दी हमारी जो लाइनें भी टेढ़ी करवा रही, तो स्मॉल रीजन के अंदर मौजूद था जिसको हमने किस चीज का नाम दिया था, न्यूक्लियस का नाम दिया था। तो ये न्यूक्लियस की आपने डिफाइन कर लेनी कि एटम के दरमियानी हिस्से में एक छोटी सी जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल मौजूद है जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया है, जो बड़ा रिजिड और हार्ड होता है। फिर रदरफोर्ड ने प्रॉपर्टीज में डिस्कस की थी, उसने एक गोल्ड पायल ली थी, सोने की प्लेट ली थी, उस पर उसने, ये आप लोग नाइन्थ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसने वो अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाया जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाया तो कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, और कुछ पार्टिकल जो है मूव बैक हो गए, ठीक है, और कुछ पार्टिकल सीधे गुजर गए, सीधे के सीधे ऐसे जैसे थे पास हो गए। तो इससे उसने अंदाजा लगाया, मतलब ज्यादातर पार्टिकल पास हो गए थे, अंदाजा लगाया कि बहुत सारी जगह खाली है जिसमें से पार्टिकल गुजर चुके हैं, और बहुत ज़्यादा सख्त है, जो साइड से टकराया वो साइड को बेंड हो गए हैं, और जो बिल्कुल वापस आ गया, बिल्कुल दरमियान में टकराया है इसलिए वो वापस आ गया है, मूव बैक हो गए हैं। ये उसने प्रॉपर्टी सारी डिस्कस की थी रदरफोर्ड ने। चलें, अब हमने द न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है। चलें, अब देखेंगे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, एक तो ये बहुत, चलें इससे कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इसको बिल्कुल कर लेते हैं। चलें, ये देखें हमारे पास क्या है, अब हाँ ये वाला ठीक है, लाइन से बेहतर है। द न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमारे पास मौजूद है, इसको मजीद थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक। तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास मौजूद होते हैं जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं जिनको हमने न्यूक्लियॉन का नाम दिया, ये न्यूक्लियर की डिफाइन आ सकती है, ठीक। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियॉन कंटेंस, तो न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या चीज़ होती है हमारे पास, तो न्यूक्लियॉन्स के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन भी आ सकता है, बहुत है, बी का ऑप्शन भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द पॉजिटिवली न्यूक्लियस द सिंपलेस्ट एटम इन द हाइड्रोजन, वो कहता है ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं। ये अगली लाइन है, जो हमारे पास क्या करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करते हैं इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स दैट रिवॉल्व। अब हमारे पास पहले हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिनको हमने न्यूक्लियन का नाम देते हैं। फिर हमने देखा कि एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करते हैं। ये देखिए हमारे पास, ये जो हमारे पास ये क्या है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है छोटे छोटे, ये वाले, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो दरमियान में है ये हिस्सा, ये वाला क्या है, प्रोटॉन है, ये जो रेड वाला। तो ये प्रोटॉन, सॉरी न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये इसके गिर्द जो ये मूव करते रहते हैं, ये ब्लू कलर के, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद सिंपलेस्ट एटम इन द हाइड्रोजन ऑफ न्यूक्लियस सिंगल प्रोटॉन, जिसके अंदर सिंगल प्रोटॉन होता है वो क्या, सिंपलेस्ट एटम क्या है, हाइड्रोजन है। ये भी एमसीक्यू आ जाता है। उसके बाद अटॉमिक नंबर की डिफाइन है हमारे पास, ठीक है, ये अटॉमिक इसकी नंबर की डिफाइन। चले, तो अटॉमिक नंबर Z, इसको अटॉमिक नंबर को Z से नोट किया जाता है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो अटॉमिक नंबर के अंदर क्या चीज होती है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद होते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, N से डिनोट करते हैं। द न्यूट्रॉन नंबर N इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, किसके अंदर, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं, क्लियर। अब उसके बाद एटॉमिक मास, पहले हमने एटॉमिक नंबर को N से नोट किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एटॉमिक मास नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। इस तरह भी कह सकते हैं, सिंपल लिखना होगा, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन्स को सम कर दिया जाए, द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम कर दिया जाए, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, अटॉमिक मास नंबर बन जाता है। ये इसका फार्मूला दिया गया है, A इज इक्वल टू Z प्लस N। इस फार्मूले की मदद से आप लोग अटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और अटॉमिक नंबर मालूम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पता है, तो अटॉमिक मास की वैल्यू आप लोग मालूम कर सकते हैं। उसके बाद देखें, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू प्रोटॉन।
न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 6.27 और 6.25। ये हमारे पास प्रोटॉन का 6.25 होता है और जो न्यूट्रॉन का 6.27 होता है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 होता है। क्लियर है? ये लाइन कैसे लग गई? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास देखें, इधर है प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन है वो हमारे पास 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। आपको बताते चलो, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 होता है। तो ये हमारे पास 1836 टाइम प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब आगे वो कहता है द मास ऑफ एटम इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसके तकरीबन करीब करीब ही हमारे पास जो है ना एटम का मास होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखें, एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ये एक्स ए ओवर जेड। एक्स एक्स क्या है? कोई भी एटम, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी एटम है। ए क्या है? एटॉमिक मास है और नीचे जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो न्यूक्लियाइड ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन को उसने देखो ये 1H1 से रिप्रेजेंट किया है। ऊपर एटॉमिक मास भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, मतलब इसमें एक प्रोटॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो H11 से हमने नोट कर दिया। उसके बाद आगे एक एग्जांपल दी गई है 18.1। इस एग्जांपल को देखते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर देखें हमारे पास कि ये एक्स, इसको थोड़ा सा मैं सिर्फ उसी चीज को हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए इसमें क्या दिया गया है, X13। वो कहता है सैंपल से अंदाज, इसकी सैंपल भी लिखनी है आप लोगों ने, इससे अंदाजा लगा के बताने की कौन सा हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, ये कौन सा एटम है। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने अंदाजा लगा के बकायदा इसकी जो है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड आउट करें। ये बताता है हो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसके अंदर प्रोटॉन कितने। अब नीचे वाले जो है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब उतने ही इसके अंदर क्या होता है, नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें 6 क्या है प्रोटॉन है, नीचे ये एटॉमिक नंबर आ गया Z। नीचे होता है 6, ये Z की जगह इधर हमने सैंपल ऊपर पढ़ी है। ये यहाँ पे लिखी हुई थी हमारे पास, ये ए जेड। ए जो है एटॉमिक मास होता है, जेड एटॉमिक नंबर होता है। जेड एटॉमिक नंबर की डिफाइन क्या थी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो ये जो 6 है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन था, ठीक है। 13 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 13 में से हमने क्या किया, 6 माइनस कर दें तो 7 हमारे पास क्या आ गया, न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर 6 हमारे प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है। तो ये 13 और 6 ये हमारे पास बनता भी क्या है, कार्बन है। तो ये भी हमने क्या करना है, साथ बता देना है, ये हमारे पास क्या बनता है, कार्बन बनता है। क्लियर? आगे देखिए हमारे पास आता है एसोटोप्स। एसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एलिमेंट व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। एसोटोप क्या कहता है कि ये सेम नंबर ऑफ, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के अंदर जो डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। मतलब इसमें न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये एसोटोप्स की डिफाइन है। अब हाइड्रोजन के कितने एसोटोप्स होते हैं, 3 एसोटोप्स होते हैं। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन के कितने एसोटोप्स हैं, ये 3 एसोटोप्स। क्लियर है? तो हाइड्रोजन के 3 एसोटोप्स होते हैं। किसके, हाइड्रोजन के कितने एसोटोप्स होते हैं, चलिए देखते हैं हाइड्रोजन के कितने एसोटोप्स होते हैं। हमारे पास 3 एसोटोप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, इसके पहला क्या है, प्रोटियम। प्रोटियम जिसके अंदर हमारे पास एक प्रोटॉन हो, क्या हो, एक प्रोटॉन हो और एक ही इलेक्ट्रॉन हो। उसके बाद हमारे पास ड्यूट्रियम है जिसमें हमारे पास क्या हो, एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन हो, ये वाला। दूसरा क्या, एक न्यूट्रॉन हो और एक ही इलेक्ट्रॉन हो। उसके बाद ट्रीटियम क्या है, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, सॉरी 2 न्यूट्रॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? ये देखिए। उसके बाद ये देखिए हमारे पास ये प्रोटियम है, इसके अंदर देखिए हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। ये ड्यूट्रियम है, इसके अंदर देखें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। इसके बाद ये ट्रीटियम है, इसके अंदर देखें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। तो ये जो दरमियान न्यूक्लियस है, एटॉमिक मास 1, एक प्रोटॉन प्रोटियम, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन 2 बने तो 2 से ड्यूट्रियम, ठीक है। एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 3 बने तो 3 से ट्रीटियम। तो एटॉमिक मास से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी हमारे पार्टिकल को क्या है, ठीक है। ये साइज ऑफ एटम साइड पे, ये साइड फॉर योर इंफॉर्मेशन, साइज ऑफ एटम एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये कहाँ पे, ये जो हमारे पास एटम है इसका साइज इतना होता है हमारे पास, ठीक है। न्यूक्लियस जो है इसका साइज इतना होता है। उसके बाद प्रोटॉन है, इसका साइज भी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, 10⁻⁻15 होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो लेस देन 10⁻18 से भी
छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आता है हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। चलिए नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को हम डिस्कस करते हैं। 18.2 हमारे पास टॉपिक नंबर 2 है, इसको डिस्कस करते हैं। तो 1896 में कब हमारे पास 1896 के अंदर, ठीक है, बैकरल ने क्या किया, एक्सीडेंटली डिस्कवर कर दिया यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल। ये मतलब इसको मैं हाईलाइटर से हाईलाइट कर दूं, ये हमारे पास डिफाइन बनती है, ठीक है, ये याद। तो 1896 में हमारे पास बैकरल ने क्या किया कि एक्सीडेंटली डिस्कवर किया जो यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल हैं इमिट इनडिविजिबल रेडिएशन। वो कहता है कि ये यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल है वो कुछ इनविजिबल, मतलब जिनको देखा ना जा सके, इस तरह की रेडिएशन खारिज करते हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को डार्कन कर दिया। इसने क्या किया, ये अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट करते हुए इसने अपनी अलमारी के अंदर, ठीक है, एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी और फोटोग्राफिक प्लेट उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो जब ये सुबह आया, उसने आके अपना काम स्टार्ट किया, तो इसने देखा कि वो जो इसने बिल्कुल साफ शफाफ शीट रखी थी, फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी, वो जो है ना उसके ऊपर कुछ डार्ट्स कुछ स्पॉट्स, ठीक है, वो डार्क हो चुकी है। तो उससे इसने अंदाजा लगाया कि कोई ना कोई इस तरह की रेडिएशंस हैं जो नजर ना आए लेकिन खारिज होती हैं, जिसकी वजह से इसने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट को डार्क कर दिया है। तो वहां से ये जो है ना उसने एक्सीडेंटली, इसलिए ये देखो उसने वर्ड इस्तेमाल किया एक्सीडेंटली, मतलब एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुई थी। इसको करने के लिए स्पेशली उसने डिजाइन नहीं किया था काम, तो बस ये अपना काम कर रहा था, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वहीं से ये डिस्कवर हो चुका। चलें आगे रीड आउट करते हैं एक दफा। ही आल्सो ऑब्जर्व दैट रेडिएशन हैड द एबिलिटी टू आयनाइज द गैस। वो कहता है इसने ये भी ऑब्जर्व किया कि इनके अंदर एबिलिटी है रेडिएशन की आयनाइज गैस का, मतलब आयनाइज गैस तो वही रेज कर सकते हैं जिनके अंदर चार्ज होता है। तो इसने ये भी अंदाजा लगाया कि भाई इनके अंदर चार्ज भी होता है। सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट बाय अदर साइंटिस्ट शोड दैट अदर सब्सटेंसेस आल्सो इमिटेड रेडिएशन। वो कहता है इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तजर्बात किए गए जिसपे हमने सब्सटेंसेस से देखा कि ये रेडिएशन को इमिट करती हैं। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन आ रही है पेरी क्यूरी की, कि हो पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ने क्या चीज़ डिस्कवर की थी, ये चीज़ आ रही है। ये सेकंड डेफिनेशन है, ठीक। ये नहीं हुई हाईलाइट, चले मैं दोबारा देता हूँ इस कलर से, ये हाईलाइट क्लियर। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशंस ऑफ दिस टाइप वर कंडक्टेड बाय मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पेरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्वेस्टिगेशन की गई वो किसने, मैरी क्यूरी ने की और हस्बैंड पेरी क्यूरी ने की इसके। तो इन्होंने स्पेशली जो है ना, इनको पहले पता चल चुका था क्योंकि हेनरी बैकरल ने ये डिस्कवर कर दिया था कि हमारे पास रेडिएशंस जो हैं वो खारिज होती हैं बाकायदा। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन की गई वो मैरी क्यूरी और इसके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने की। उन्होंने एलिमेंट की इन्वेस्टिगेशन करते हुए कोई से 2 न्यू एलिमेंट डिस्कवर कर दिए, ठीक है, जो रेडिएशन ने क्या किए, इमिट किए। दीज वर नेम्ड एज पोलोनियम। इनको उसने पोलोनियम और रेडियम का नाम दिया, जो उसने क्या किए थे, पार्टिकल्स डिस्कवर किए थे। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय सम एलिमेंट कॉल्ड नेचुरल रेडिएक्टिविटी। तो वो कहता है इस चीज को भी हम नेचुरल रेडिएक्टिविटी बाय मैरी क्यूरी के मुताबिक ये जो रेडिएशन का इमिट होना है किसी एलिमेंट से, वो हमारे पास मैरी क्यूरी रेडिएक्टिविटी बाय मैरी क्यूरी कहलाता है, या मैरी क्यूरी रेडिएक्टिविटी की डेफिनेशन कहलाती है अकॉर्डिंग टू मैरी क्यूरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। आप नीचे देखेंगे डेफिनेशन है, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडिएक्टिविटी। ये देखें, इसको मैं हाईलाइट कर दूं एक दफा। वो कहता है ये जो रेडिएशंस का इमिट होना है अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अब हमने देखा कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई टूटते हैं, उससे स्टेबल न्यूक्लियाई बनते हैं, ठीक है, और ये सिवरल टाइम्स टूटते रहते हैं, सिवरल टाइम टूटते जाते हैं। ये हमने बाद में जाकर डिस्कस करना है कि कितने टाइम्स ये टूट के आखिरकार जो है मुकम्मल तौर पर डिके हो जाता है इनका, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स ये रेडिएशन इमिट करते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम दिया। ये नेचुरल रेडिएक्टिविटी है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होंगे, जो रेडिएशन को इमिट करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो उसने अपना एक्सपेरिमेंट को मुकम्मल करने के लिए उसने ये एक छोटा सा सेटअप बनाया था। देखें, ये हमारे पास लीड ब्लॉक है, एक ब्लॉक लिया गया जो लीड का बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया है, ये वाला एक्सपेरिमेंट क्लियर। उसके बाद ये उसने एक साइड पे क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को लिया है, ये सामने फोटोग्राफ लिया, इस तरफ अल्फा पार्टिकल, और एक मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया। ये जो क्रॉस लगा हुआ है, ये देखें, ये इस तरह क्रॉस लगा हुआ है। ये याद रखें कि ये हमारे पास जो क्रॉस लगा हुआ है, ये क्रॉस जो है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन साइड है, मतलब इन टू द पेज है, ठीक है, बाहर से पेज के अंदर जा रही है, ठीक है।
जैसे आपको पेन की नोक आप इस क्रॉस पे रखें बिल्कुल ऊपर, तो ये ऊपर से पेज के अंदर जा रही है, ठीक है। अगर इधर डार्ट लगाओ, इस तरह डार्ट लगाओ, वो डार्ट जो होता है वो आउट ऑफ द पेज होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इन टू द पेज। या आप लोग सिंपल समझने के लिए क्या करें कि इधर जो है ना पॉजिटिव चार्ज ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड पे क्या करें, नेगेटिव चार्ज ले लें। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, तो ईजिली समझ आ जाएगी। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो रेज जानी थी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये रेज पॉजिटिव की तरफ जो आई उनको उसने बीटा पार्टिकल्स का नाम दिया, ठीक है। फिर जो कुछ रेज थी जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज की तरफ आनी थी, नेगेटिव चार्ज की तरफ सिर्फ वही रेज आनी थी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये इस तरह डिफ्लेक्ट होगी। कुछ रेज जो है बिल्कुल सामने फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंची, उसको उसने गैमा रेज का नाम दिया, ठीक है। ये यहाँ तक हम जो है ना पहले 2-3 टॉपिक और कुछ इंट्रोडक्शन को एंड करते हैं। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीजें हम डिस्कस करते हैं।